Good morning. In last video, we had discussed about subclause 6.1 general and subclause 6.2 personal of this requirement. Today we will try to understand subclause 6.3 that is facilities and environmental conditions. आज के वीडियो में हम लोग क्लोज 6 रिसोर्स रिक्वायरमेंट के सबक्लोज 6.3 फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस को जानेंगे। फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। फैसिलिटीज अ बिल्डिंग, रूम, एरे ऑफ इक्विपमेंट और अ नंबर ऑफ सच थिंग्स डिजाइन टू सर्व अ पार्टिकुलर फंक्शन। किसी बिल्डिंग को, किसी रूम को, एरे ऑफ इक्विपमेंट यानी इक्विपमेंट का श्रृंखला या अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट और अ नंबर ऑफ सच थिंग या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें डिजाइन टू सर्व अ पार्टिकुलर फंक्शन। जब इन सब चीज़ों को डिजाइन किसी पार्टिकुलर काम को करने के लिए किया जाता है तो यह एक फैसिलिटीज कहलाती है। सेकेंड, environmental conditions. Environmental conditions are a set of factors associated with the environmental in which work is conducted. This can affect an employee's capacity to execute duties and tasks on the job. Environmental condition set of factors को कहते हैं जो उस environment से जुड़ा होता है जहाँ पर काम को किया जाता है। This can affect an employee's capacity to execute duty and tasks on the job. और environmental condition किसी भी एम्प्लॉय के जॉब करने के टाइम काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए टेम्परेचर, यानी एम्प्लॉय जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है वहाँ का टेम्परेचर कितना गर्म या कितना ठंडा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी एम्प्लॉय जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है वहाँ के एयर के अंदर वाटर कंटेंट कितने हैं। लाइट, उस एनवायरनमेंट में लाइट का क्या कंडीशंस है। ऑक्सीजन, वहाँ पे प्रचुर ऑक्सीजन है या नहीं है। वाइब्रेशन, अगर किसी नेशनल हाईवे या कोई रेलवे स्टेशन के बगल का एनवायरनमेंट को देखें तो वहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर काम करना कठिन हो जाता है। तो हमें यह देखना है हमारा एनवायरनमेंट जहाँ पर हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं वहाँ पे वाइब्रेशंस कितने हैं। एंड अदर कंडीशंस, और भी बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं जो एनवायरनमेंटल कंडीशंस के अंदर में आते हैं। ISO IEC 17025/2017 का क्लोज 6 रिसोर्स रिक्वायरमेंट सब क्लोज 6.3 फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस का फर्स्ट पॉइंट 6.3.1 द फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस शैल बी सुटेबल फॉर लैबोरेटरी एक्टिविटीज एंड शैल नॉट एडवर्सली अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स। नोट, influences that can adversely affect the validity of results can include but are not limited to microbial contamination, dust, electromagnetic disturbance, radiation, humidity, इलेक्ट्रिक सप्लाई, टेम्परेचर, साउंड एंड वाइब्रेशन। यहाँ लैबोरेटरी के अंदर फैसिलिटी एंड एनवायरमेंटल के सूटेबिलिटी के बारे में बताया गया है। शैल बी, यानी यह एक रिक्वायरमेंट है। द फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशन शैल बी सुटेबल फॉर लैबोरेटरी एक्टिविटीज। लैबोरेटरी के अंदर फैसिलिटीज और एनवायरमेंटल कंडीशन यह दोनों लैबोरेटरी एक्टिविटी के लिए सुटेबल होना चाहिए, यानी जिस तरह की एक्टिविटी लैबोरेटरी करती है उसी के अनुसार लैबोरेटरी के पास फैसिलिटी और एनवायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए। एंड शैल नॉट एडवर्सली अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट। एडवर्सली अफेक्ट यानी प्रतिकूल प्रभाव, यानी फैसिलिटी और एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण रिजल्ट के वैलिडिटी के ऊपर कोई एडवर्सली अफेक्ट नहीं आना चाहिए, यानी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। एडवर्सली इफेक्ट को जानते हैं। एन एडवर्स इफेक्ट इज एन अनडिजायर्ड हार्मफुल इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट हम कहते हैं किसी अनडिजायर्ड हार्मफुल इफेक्ट को, यानी जो हम नहीं चाहते हैं अगर वो आ रहा है तो वह एडवर्स इफेक्ट या एडवर्सरी इफेक्ट कहलाएगा। तो लैबोरेटरी का फैसिलिटी और इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसा होना चाहिए जो लैबोरेटरी की एक्टिविटी के लिए सूटेबल हो और उसके कारण लैबोरेटरी के वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट के ऊपर किसी तरह का एडवर्सरी इफेक्ट ना हो, यानी लैबोरेटरी का रिजल्ट प्रभावित ना हो। इस तरह का फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस लैबोरेटरी के पास होना चाहिए। नोट, इन्फ्लुएंसेस दैट कैन एडवर्सली अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स कैन इंक्लूड, यानी ऐसा इन्फ्लुएंसेस जो वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है, उसके अंदर एडवर्सली इफेक्ट ला सकता है। कैन इंक्लूडेड, वह हो सकता है, बट नॉट लिमिटेड टू। यहाँ जो कुछ इन्फ्लुएंसेस दिया गया है इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। इसके अंदर दिया गया है माइक्रोबियल कंटामिनेशन। माइक्रोबियल कंटामिनेशन किसी फूड लैब या किसी मेडिकल लैब के लिए इन्फ्लुएंसेस माना जाएगा। माइक्रोबियल कंटामिनेशन के अंदर बैक्टीरिया, यीस्ट,
फंगी या प्रोटोजोआ एक्सेट्रा हो सकता है। डस्ट यानी कोई धूल कण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेज यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण लेबोरेटरी के अंदर में डिस्टर्बेंस का होना। रेडिएशन के कारण भी लेबोरेटरी का रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है, जिसके अंदर एक्सरे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे एक्सेट्रा हो सकते हैं। ह्यूमिडिटी यानी लेबोरेटरी के अंदर एयर में वाटर कंटेंट की मात्रा कितनी है, यानी कितनी नमी है, इस चीज़ को ह्यूमिडिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई, दिस इज़ मेजर डिस्टर्बेंस। अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रॉपर नहीं हो, उसके अंदर वोल्टेज बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाए तो यह एक बड़ा इन्फ्लुएंसेज हो सकते हैं। टेम्परेचर, लेबोरेटरी के अंदर टेम्परेचर कितना ज़्यादा या कम है। साउंड यानी लेबोरेटरी के अंदर बैकग्राउंड नॉइज कितने हैं। वाइब्रेशन, आपके लेबोरेटरी के अंदर वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी कितने हैं। तो यह सब चीज़ें उस इन्फ्लुएंसेस के अंदर आते हैं जिसको लेबोरेटरी के इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर मेंटेन करके रखा जाता है। नीचे के पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट, सुटेबिलिटी टू परफॉर्म लैब एक्टिविटीज एंड नॉट एडवर्सली अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट। यानी लेबोरेटरी का फैसिलिटी और इन्वायरमेंटल कंडीशन सुटेबल होना चाहिए जिससे लेबोरेटरी की एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सके एंड नॉट एडवर्सली अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट, और इसके कारण लेबोरेटरी के वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट के ऊपर किसी भी तरह का एडवर्सरी इफेक्ट ना हो, यानी कोई प्रतिकूल रिजल्ट देखने को ना मिले। तो आपको क्वालिटी मैनुअल्स के अंदर में इस चीज़ को कैसे सेटिस्फाई करना है, देखते हैं। Laboratories have appropriate accommodation and environmental in order to facilitate its activity। आपको यह बताना है कि लेबोरेटरी के पास appropriate accommodation यानी उसके पास पर्याप्त accommodation यानी जगह है या फिर facilities है, and environment और उसके पास एक appropriate या proper environment है जिससे कि वह लेबोरेटरी की एक्टिविटी को आसानी से कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनफ लाइटिंग, वेंटिलेशन, safety devices are provided at the required location which are suitable for laboratory activities and do not adversely affect the validity of result। जिस लोकेशन पे ज़रूरत है वहाँ इनफ लाइटिंग होता है, यानी वह पर्सन जो वहाँ पे काम करता है उसे आसानी से सब कुछ दिखे। वहाँ वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है, यानी प्रचुर मात्रा में वहाँ पे ऑक्सीजन मिल सके। सेफ्टी डिवाइस, और सेफ्टी डिवाइस को भी प्रोवाइड किया जाता है which are suitable for laboratory activity and do not adversely affect the validity of result, जो कि लेबोरेटरी एक्टिविटी के लिए सुटेबल होता है, इससे वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट प्रभावित नहीं होता। 6.3.2 द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द लेबोरेटरी एक्टिविटीज शैल बी डॉक्यूमेंटेड। यहाँ लेबोरेटरी के अंदर फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस के रिक्वायरमेंट को रिकॉर्ड करने की बात कही गई है। यहाँ लेबोरेटरी के अंदर फैसिलिटीज और इन्वायरमेंटल कंडीशन के रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करने के लिए कहा गया है। द रिक्वायरमेंट फॉर फैसिलिटीज एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द लेबोरेटरी एक्टिविटीज। फैसिलिटी और इन्वायरमेंटल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट जो कि लेबोरेटरी के परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है, मतलब लेबोरेटरी एक्टिविटी के परफॉर्मेंस के लिए जो फैसिलिटी और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन की रिक्वायरमेंट है शैल बी डॉक्यूमेंटेड, उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। या लेबोरेटरी के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि लेबोरेटरी एक्टिविटी के परफॉर्मेंस के लिए जो भी फैसिलिटी और इन्वायरमेंटल कंडीशन की ज़रूरत है वो आपको डॉक्यूमेंट करके रखना है। फर्स्ट पॉइंट में भी यही कहा गया है, डॉक्यूमेंटेशन टू परफॉर्म एक्टिविटी शैल बी डॉक्यूमेंटेड, मतलब लेबोरेटरी के अंदर किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए उसको डॉक्यूमेंट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि इस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल किया जाए। सेकेंड पॉइंट, द रिक्वायर्ड फैसिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर द लेबोरेटरी इज डिफाइंड इन द रेफरेंस डॉक्यूमेंट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लेबोरेटरी के पास एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट इंक्लूड होते हैं। उसी के अंदर आपको इस डॉक्यूमेंट को भी ऐड करने हैं जिसके अंदर फैसिलिटी और इन्वायरमेंटल कंडीशंस के रिक्वायरमेंट को ऐड करना है। ये इस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का टेस्टिंग करते हैं और आपका टेक्निकल टेस्टिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, उसी के अनुसार अपने लैब को मेंटेन करके रखेंगे। थर्ड पॉइंट, इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द लेबोरेटरी आर मेंटेन एज पर द टेस्ट रिक्वायरमेंट्स कवर अंडर एप्लीकेबल टेस्ट स्टैंडर्ड। दीज टेस्ट कंडीशंस आर द पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। इसके अंदर कहा गया है कि जैसे टेस्ट स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है उसी के अनुसार हम लेबोरेटरी के इन्वायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन करके रखते हैं। आपके पास जो टेक्निकल स्टैंडर्ड है उसके अनुसार आपको
लेबोरेटरी को मेंटेन करके रखना है। नीचे एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, आप अपने लेबोरेटरी के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में डेट है, सेकेंड में टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। आपको पर डे टेम्परेचर को रिकॉर्ड करके रखना है। इसके अंदर आपको डेट डालनी है, फिर आपको दिखाना है कि 12 PM को लेबोरेटरी के अंदर टेम्परेचर कितना था। इसी तरह रात में भी दिखाना है कि 1 AM में आपके लेबोरेटरी का टेम्परेचर क्या है। इस तरह से आप डेली टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसके फॉर्मेट्स को फिल करके इसको आप रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं। नीचे आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और टॉलरेंस को भी लिख देना है, जिससे कि वह पर्सन जो इसको रिकॉर्ड करता है उसके नज़र में ये चीज़ रहे। इसी तरह आप लेबोरेटरी के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यूनिट परसेंटेज में होता है। नीचे आप उसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को मेंशन कर सकते हैं। आप लेबोरेटरी के अंदर इल्यूमिनेंस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इल्यूमिनेंस लाइट की इंटेंसिटी को कहते हैं। आपके लेबोरेटरी के अंदर लाइट का इंटेंसिटी क्या है, इसको लक्स में मेजर करते हैं और नीचे आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से इसका अपर और लोअर लिमिट को सेट कर सकते हैं। लेबोरेटरी के अंदर आप नॉइज को भी मेजर कर सकते हैं। नॉइज का यूनिट डीबी में होता है। आमतौर पर लेबोरेटरी के अंदर नॉइज लेवल 45 to 60 dB के बीच में होने चाहिए। नीचे आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। 6.3.3 द लेबोरेटरी शैल मॉनिटर, कंट्रोल एंड रिकॉर्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस इन अकॉर्डेंस विथ रिलेवेंट स्पेसिफिकेशंस, मेथड्स और प्रोसीजर्स और वेयर दे इन्फ्लुएंस द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स। यहाँ पर लेबोरेटरी के इन्वायरमेंटल कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए कहा गया है, कंट्रोल करने के लिए कहा गया है और रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं, शैल मॉनिटर, कंट्रोल एंड रिकॉर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट विच इन्फ्लुएंस द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट। आपके लेबोरेटरी का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है और आपको जो इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए, तो आप इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करोगे, इस चीज़ को आपको यहाँ पे बताना है। एंड रिकॉर्ड, पिछले स्लाइड में हमने जो फॉर्मेट्स दिए हैं, इस तरह का फॉर्मेट्स आपके पास होना चाहिए। जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को आप मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं, उसको आपको रिकॉर्ड के अंदर दिखाने हैं। एज पर रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के अनुसार। विच इन्फ्लुएंस द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट, इन्वायरमेंटल कंडीशन से रिलेटेड जो भी चीज़ वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करे, उसको आपको मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है और रिकॉर्ड करने हैं। 3.6.3 को फिर से समझते हैं। द लेबोरेटरी शैल, यानी यह एक रिक्वायरमेंट है, मॉनिटर, कंट्रोल एंड रिकॉर्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस इन अकॉर्डेंस विथ रिलेवेंट स्पेसिफिकेशंस, मेथड्स और प्रोसीजर्स। यानी आपके लेबोरेटरी के अंदर के इन्वायरमेंटल कंडीशंस को आपको मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है और रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए आपकी लेबोरेटरी किसी गर्म एरिया में है तो आपको एयर कंडीशनिंग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंड प्रदेश में है तो आपको हीट पंप्स लगाने होंगे। अगर आपका लेबोरेटरी किसी सी रीजन के अंदर आता है तो आपको ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यह सब चीज़ कंट्रोल के अंदर आता है। एंड रिकॉर्ड, आप जो भी मॉनिटर करते हो उसको आपको फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड करके रखना है। इन अकॉर्डेंस विथ रिलेवेंट स्पेसिफिकेशंस, मेथड्स और प्रोसीजर्स और वेयर दे इन्फ्लुएंस द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट्स। मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड कोई स्पेसिफिकेशंस दे रहा है, कोई निर्देश दे रहा है, तो आपको उसी के अनुसार यह चीज़ करनी है। मेथड, अगर आपका स्टैंडर्ड या कोई अथॉरिटी बोर्ड आपको किसी तरह का मेथड प्रोवाइड करवा रहा है तो आपको उसके अनुसार यह काम करने हैं। और प्रोसीजर, अगर आपने लेबोरेटरी के अंदर ही एक प्रोसीजर्स बना रखे हैं तो आपको इसके अनुसार मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस को करने हैं। वेयर द इन्फ्लुएंस द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट, जहाँ भी आपको यह देखें कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण आपके वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स में इन्फ्लुएंसेज हो रहे हैं, तो आपको इन्वायरमेंटल कंडीशंस को मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है और रिकॉर्ड करने हैं। नीचे के कुछ पॉइंट्सों में हम इसको और डिटेल्स में समझते हैं और हम यह देखेंगे कि लेबोरेटरी के क्वालिटी मैनुअल्स के अंदर में हम इस चीज़ को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है, लेबोरेटरीज हैव फैसिलिटी फॉर कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस। यानी लेबोरेटरी के पास वह फैसिलिटीज़ है जिससे कि वह इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं, मॉनिटरिंग करती है और रिकॉर्डिंग करती है। तो वह फैसिलिटी आपके पास होने चाहिए और ऑडिटर आपको जब यह पूछे तो आपको वह फैसिलिटी को शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आर कैलिब्रेटेड एंड मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी टू कॉरस्पॉन्डेंस SI यूनिट्स। यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से आप
मॉनिटरिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं वो कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और उसका मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी जो है वो एसआई यूनिट्स के करस्पॉन्डिंग होता है। एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कहते हैं। इंटरनेशनली लेवल पर जो यूनिट एक्सेप्टेबल है उसे एसआई यूनिट कहते हैं। तो आपको जब भी कैलिब्रेशन करवाने हैं तो वो हमेशा एसआई यूनिट्स में ही करवाने हैं। अब कैलिब्रेशन और मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी क्या होता है? मान लीजिए आपका इंस्ट्रूमेंट जो कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है उससे आपने किसी वैल्यू को मेजर किया, इसी तरह किसी अन्य देश में कोई कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट से उसी वैल्यू को मेजर करेंगे तो दोनों वैल्यू के बीच में डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। अब यह कैसे पॉसिबल है? तो यह कैलिब्रेशंस के थ्रू पॉसिबल हो जाता है, जिसको हम आगे के वीडियो मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी के अंदर में और अधिक डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर मेंटेन बाय द लैबोरेटरी फॉर द पीरियड ऑफ एट लीस्ट 1 ईयर। कई लैबोरेटरी ऐसा होता है जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन उतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, और किसी किसी लैबोरेटरी में इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो आपको इसी के अनुसार इसके रिटेंशन पीरियड को स्टोर करके रखना है। आप इस रिटेंशन पीरियड को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। वैसे लैबोरेटरी को मिनिमम 1 ईयर का रिकॉर्ड रखना चाहिए। लास्ट पॉइंट, रिकॉर्ड्स आर मेंटेन टू शो द कंप्लेंट्स द इन्वायरमेंटल कंडीशन इन टेस्ट रिपोर्ट्स इशूड टू द कस्टमर्स। कंट्रोल रूम एरिया टेम्परेचर इज टू बी चेक ट्वाइस अ डे एंड रिकॉर्डेड इन फॉर्मेट्स। यानी लेबोरेटरी के अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस का रिकॉर्ड इसलिए भी मेंटेन करके रखा जाता है, अगर कस्टमर की तरफ से रिपोर्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कंप्लेंट्स लेबोरेटरी के पास आता है तो लेबोरेटरी के पास एक इन्वायरमेंटल कंडीशन से रिलेटेड एक पैरेलल रिकॉर्ड अवेलेबल रहते हैं। कंट्रोल रूम एरिया टेम्परेचर इज टू बी चेक ट्वाइस अ डे एंड रिकॉर्डेड इन फॉर्मेट्स। कंट्रोल एरिया यानी जहाँ से आप पूरे लेबोरेटरी को कंट्रोल करते हो, तो उस एरिया का इन्वायरमेंटल कंडीशंस को भी दिन में 2 बार चेक किया जाता है और उसके रिकॉर्ड को फॉर्मेट के अंदर फिल किया जाता है। तो इन सब पॉइंटों को ध्यान में रखकर आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। फॉर्मेट्स कैसे बनाने हैं यह हमने पिछले स्लाइड में बताया है, आप अपने हिसाब से फॉर्मेट्स में फेरबदल कर सकते हो। ए, एक्सेस टू एंड यूज ऑफ एरिया अफेक्टिंग लेबोरेटरी एक्टिविटीज। बी, प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन, इंटरफेरेंस और एडवर्स इन्फ्लुएंसेज ऑन लेबोरेटरी एक्टिविटीज। C, effective separation between areas with incompatible laboratory activities. 6.3.4 Measures to control facilities shall be implemented, monitored and periodically reviewed and shall include but not be limited to। यहाँ लेबोरेटरी के कंट्रोल मेजर्स के बारे में कहा गया है। मेजर्स का मतलब होता है उपाय करना, तो कंट्रोल मेजर्स का मतलब होता है कि लेबोरेटरी को कैसे कंट्रोल करना है उसका उपाय। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। मेजर्स टू कंट्रोल फैसिलिटीज शैल बी इम्प्लीमेंटेड, मॉनिटर्ड एंड पेरियोडिकली रिव्यूड। यानी फैसिलिटी को कैसे कंट्रोल करना है उसके उपाय को इम्प्लीमेंट किया जाएगा यानी लागू किया जाएगा। मॉनिटर्ड यानी उसका निगरानी रखा जाएगा। एंड पेरियोडिकली रिव्यूड यानी समय समय पर उसका निरीक्षण किया जाएगा। शैल बी इंक्लूड बट नॉट बी लिमिटेड टू यानी नीचे जो कुछ दिया गया है वह इस मेजर्स के अंदर आएंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अलग उपाय हो सकते हैं जिससे हम लेबोरेटरी की फैसिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ए, एक्सेस टू एंड यूज ऑफ एरियाज अफेक्टिंग लेबोरेटरी एक्टिविटीज। यहाँ आपको यह मेजर करना है आप अपने लेबोरेटरी के अंदर किसको एक्सेस देते हो और कौन आपके लेबोरेटरी के एरिया में काम कर सकता है, क्योंकि इनसे लेबोरेटरी का एक्टिविटी प्रभावित होता है। तो आपको यहाँ मेजर्स करने हैं कि आपके लेबोरेटरी के अंदर किसको एक्सेस है और कौन यहाँ पर किस तरह का काम करता है। बी, प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन, इंटरफेरेंस और एडवर्स इन्फ्लुएंसेस ऑन लेबोरेटरी एक्टिविटीज़। यानी लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ के अंदर आपको कंटेमिनेशन को प्रिवेंशन करना है। कंटेमिनेशन का मतलब होता है कुछ मिलावट करना जिससे कि रिजल्ट इम्प्योर हो जाए, तो आपको कंटेमिनेशन का प्रिवेंशन करना है। इंटरफेरेंस यानी डिस्टर्बेंस या हस्तक्षेप, तो आपको लेबोरेटरी के अंदर इंटरफेरेंस को प्रिवेंशन करना है, यानी जहाँ पर वर्किंग एरिया है वहाँ पे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस या इंटरफेरेंस ना हो, इसको आपको ध्यान में रखना है। एडवर्स इन्फ्लुएंसेस ऑन लेबोरेटरी एक्टिविटीज़। एडवर्स इन्फ्लुएंसेस का मीनिंग होता है प्रतिकूल प्रभाव, तो हमें लेबोरेटरी एक्टिविटी के अंदर कंटेमिनेशन, इंटरफेरेंस और एडवर्स इन्फ्लुएंसेस को प्रिवेंशन रखना है, यानी इन चीज़ों का रोकथाम करना है। सी, effective separation between areas with incompatible laboratory activities।
इनकम्पेटेबल का मतलब होता है एक ही तरह का एक्टिविटी का ना होना, अलग अलग तरह का एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट नेचर, यानी लेबोरेटरी का दो अलग अलग एक्टिविटीज। सेपरेशन मीन्स अलग करना, यानी हमें लेबोरेटरी के अंदर इनकम्पेटेबल लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में सेपरेट करना है, यानी दो अलग अलग तरह का काम होता है। मान लीजिए कहीं सैम्पलिंग हो रहा है, कहीं यूनिट के ऊपर कोडिंग हो रहा है, कहीं रिजल्ट्स बन रहे हैं, कहीं टेस्टिंग हो रहा है, कहीं यूनिट्स का प्रिपरेशन हो रहा है। तो इन एरिया को हमें सेपरेट रखना है जिससे कि इसके बीच में किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। तो यह सब चीज़ें मेजर्स के अंदर आएंगे और लेबोरेटरी के लिए यह एक रिक्वायरमेंट है। नीचे के कुछ पॉइंट्स में हम समझते हैं कि इस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल किया जाए। फर्स्ट पॉइंट, ऑल एरिया ऑफ लेबोरेटरी आर सब्जेक्टेड टू बी कंट्रोल, ओनली स्टाफ इज परमिटेड टू एक्सेस एंड यूज ऑफ ऑल एरिया ऑफ लेबोरेटरीज, यानी लेबोरेटरी का जो एरिया है वो कंट्रोल रहता है, यानी वो निगरानी में रहता है। ओनली स्टाफ इज परमिटेड टू एक्सेस एंड यूज ऑफ ऑल एरियाज ऑफ लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी का स्टाफ है या लेबोरेटरी का पर्सनल है केवल उसी को लेबोरेटरी का एक्सेस है और केवल वही लेबोरेटरी के अंदर काम कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, नॉन ऑफ अदर पार्टीज मे एक्सेस टू लेबोरेटरी विदाउट परमिशन फ्रॉम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, विजिटर्स आर टू बी अकम्पनीड बाय द असाइंड लेबोरेटरी स्टाफ। नन ऑफ अदर पार्टी यानी लेबोरेटरी के कर्मचारी के अलावा मे एक्सेस टू लेबोरेटरीज विदाउट परमिशन फ्रॉम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी बिना हेड ऑफ डिपार्टमेंट की परमिशन के किसी अन्य पार्टी को लेबोरेटरी के अंदर एक्सेस नहीं मिलेगा। विजिटर्स आर टू बी अकम्पनाइज्ड बाय द असाइंड लेबोरेटरी स्टाफ। विजिटर्स के केस में अगर विजिटर्स को लेबोरेटरी सौंपा जाता है तो वहाँ भी लेबोरेटरी के स्टाफ के साथ ही उसे काम करना है। थर्ड पॉइंट, डोर एक्सेस टू लेबोरेटरी इज लॉक्ड, यानी लेबोरेटरी के अंदर एक्सेस के लिए जो डोर होता है उसे लॉक किया जाता है। नॉन ऑफ लेबोरेटरी स्टाफ और अदर पार्टीज may access to the laboratory without permission from the head of department after office hours, यानी कंपनी का कोई स्टाफ अगर उसका ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गया है, यानी जब उसका ड्यूटी का टाइम ना हो, या कोई और पार्टी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना लेबोरेटरी के अंदर इसको एक्सेस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिविटीज़ डैट कैन अफेक्ट द लेबोरेटरी एनवायरनमेंट सच एज स्मोकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग आर नॉट अलाउड इन द लेबोरेटरी। वह एक्टिविटी जिससे लेबोरेटरी का एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, उस तरह का एक्टिविटी को लेबोरेटरी के अंदर अलाउड नहीं किया जाएगा। इस तरह की एक्टिविटीज़ में स्मोकिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग आता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल लेबोरेटरी स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग गुड हाउसकीपिंग थ्रू आउट द लेबोरेटरी, यानी लेबोरेटरी के अंदर साफ सफाई का जो भी जिम्मेदारी है वो लेबोरेटरी के स्टाफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट पॉइंट, देयर शैल बी इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन नेबरिंग एरिया व्हेन द एक्टिविटीज़ देयर आर इनकम्पेटेबल, यानी लेबोरेटरी के अंदर जितने भी इनकम्पेटेबल एक्टिविटीज़ है, यानी अलग अलग तरह के काम के हिसाब से एक सेपरेशन लेबोरेटरी को मेंटेन करके रखना है जिससे कि इन कामों के बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इन सब कुछ पॉइंटों के थ्रू आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल या फिर सेटिस्फाई कर सकते हैं। 6.3.5, व्हेन द लेबोरेटरी परफॉर्म्स लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ एट साइट्स or facilities outside its permanent control, it shall ensure that the requirements related to facilities and environmental conditions of this document are met. यहाँ लेबोरेटरी के आउटसाइड फैसिलिटी के बारे में कहा गया है। When the laboratory performs laboratory activities at site, यानी जब भी लेबोरेटरी का कोई एक्टिविटी साइट फैसिलिटी के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, और फैसिलिटीज आउटसाइड इट्स परमानेंट कंट्रोल, या फिर परमानेंट कंट्रोल या परमानेंट फैसिलिटी के अलावा किसी आउटसाइड फैसिलिटी पर लेबोरेटरी का एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। इट्स शैल इंश्योर, यह रिक्वायरमेंट है, यानी हमें यह इंश्योर करना है दैट द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर मेड। तो हमें यह ध्यान रखना है कि फैसिलिटीज और इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो मेट करे, यानी वह फुलफिल हो। मान लेते हैं कि लाइब्रेरी के परमानेंट फैसिलिटी के अलावा अगर हम किसी और जगह पर टेस्ट करें, चाहे वो कस्टमर फैसिलिटी हो या साइट्स हो या मोबाइल फैसिलिटी हो, किसी भी तरह का फैसिलिटी हो, तो वहाँ का फैसिलिटी और इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हमारे डॉक्यूमेंट को मीट करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम 6.3.1 टू 6.3.4, यानी इससे पहले फैसिलिटी और इन्वायरमेंटल कंडीशन से रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट्स दिए गए थे वो सब रिक्वायरमेंट साइट फैसिलिटी के ऊपर भी लागू होता है। सेकेंड पॉइंट,
When measurements are undertaken at sites other than a permanent laboratory facility, the effect of the environmental conditions take into account in the measurements results and are recorded in the measurements record. यह उस लेबोरेटरी के लिए है जो साइट टेस्टिंग को परफॉर्म करती है, तो वह क्वालिटी मैनुअल के अंदर यह बता सकता है कि जब भी कोई मेजरमेंट साइट टेस्टिंग के ऊपर किया जाता है या किसी अन्य फैसिलिटी पे किया जाता है जो परमानेंट लेबोरेटरी फैसिलिटी से अलग हो, उस रिजल्ट के ऊपर इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी मेंशन किया जाता है। और इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए जो फॉर्मेट्स हमारे पास होते हैं उसके अंदर भी हम इस इन्वायरमेंटल कंडीशन को रिकॉर्ड करके रखते हैं। लास्ट पॉइंट, लेबोरेटरी डज नॉट परफॉर्म साइट टेस्टिंग, ऑल टेस्टिंग एक्टिविटीज आर कैरिड आउट एट परमानेंट फैसिलिटी। यह उन लेबोरेटरी के लिए है जो किसी अन्य तरह का फैसिलिटी पे वर्क नहीं करती है, वो केवल परमानेंट फैसिलिटी के ऊपर ही काम करती है। यानी वो साइट टेस्टिंग नहीं करती है, वो मोबाइल टेस्टिंग नहीं करती है, वो कस्टमर फैसिलिटी पे टेस्टिंग नहीं करती है। वह यह लिख सकता है कि लेबोरेटरी डज नॉट परफॉर्म साइट टेस्टिंग, हमारा लेबोरेटरी जो है वो साइट टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करती है और टेस्टिंग एक्टिविटी आर कैरिड आउट एट परमानेंट फैसिलिटीज़। हमारे यहाँ जितने भी टेस्टिंग होते हैं वो सब हमारे परमानेंट फैसिलिटी के ऊपर ही होते हैं। थैंक यू।